नमस्कार। एक लंबी दूरी चलने के बाद भारतीय लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी समय आ ही गया है। जी हाँ, चुनावी प्रचार, लोक मतदान और चुनावी परिणामों के बाद अब समय हो चला है नई सरकार के गठन करने का, जिसमें 9 जून की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई है, इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत पड़ गई। इन सहयोगी दलों में सबसे खास और ज्यादा सीटों वाली यानी कि 16 सीटों पर टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू और 7 सीटों वाली शिवसेना के अलावा 5 सीटों वाली एलजेपी भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये भी सुनने में आया है कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की और जेडीयू के नीतीश कुमार की नजर 10 मिनिस्ट्रीज पर टिकी हुई है। वहीं चिराग पासवान और शिंदे की शिवसेना कम से कम 2 मंत्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी और अपना दल जैसी छोटी पार्टियों पे भी जो मंत्री हैं वो भी अच्छे पद की उम्मीद रख रहे हैं। अब एनडीए में सहयोगियों की मांग चाहे जितनी भी हो, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक मोदी 3.0 मंत्री परिषद में 12 से 15 मंत्री ही सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। समझ सकते हो कि आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर मोदी 3.0 कैबिनेट सहयोगियों को 12 से 15 पद ही क्यों देंगे। इसके अलावा सवाल ये भी जरूरी है कि सहयोगियों के लिए मंत्रिपरिषद का साइज बढ़ाया जाएगा या बीजेपी नेताओं का कोटा घटेगा। तो आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद 4 कैटेगरी के होते हैं। पहला, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स दूसरी कैटेगरी आती है, जिनमें टॉप 4 मंत्रियों के समेत बाकी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, जिसमें छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के राज्य मंत्री शामिल होते हैं। खासतौर पर इन्हें फ्री चार्ज दिया जाता है। ये ऐसे मंत्री होते हैं जो किसी न किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। इसके अलावा स्पीकर्स का पद भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कैबिनेट मिनिस्टर्स की रैंक का मान सकते हैं। इन सभी मंत्रियों में उपमंत्री भी एक कैटेगरी होती है, लेकिन इन दिनों उपमंत्री नहीं बनाए जाते। आपको बता दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नेगोशिएशन में सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि मंत्री की कैटेगरी को भी ध्यान में रखा जाता है। अब ऐसे में तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के साथ ही एनडीए गठबंधन में मोदी क्या करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बीजेपी की पिछली गठबंधन की सरकारों के हिसाब किताब को समझना होगा। मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ले जाना चाहूंगी। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, तब बीजेपी के पास 161 सीटें थी, यानी बहुमत से 111 कम। तब शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल जैसे सहयोगियों को मिलकर ये संख्या 187 पहुंचाई गई थी। उस समय कैबिनेट में कुल 14 मंत्री बनाए गए, जिसमें एक शिवसेना को दिया गया और पीएम वाजपेयी के पास 33 विभाग थे। लेकिन संख्या के अभाव में ये सरकार 13 दिनों में ही गिर गई थी। इसके बाद 1998 में बीजेपी के पास 182 सीटें आई, यानी कि बहुमत से 90 कम, और उस समय सहयोगियों की मदद से ये संख्या 276 पहुंची थी और अटल बिहारी जी की सरकार बनी थी। उस समय कैबिनेट में 86 मंत्री बनाए गए। उस समय गठबंधन दलों को मंत्री परिषद में 29% जगह मिली थी। इसके बाद जब मोदी सरकार भारत में आई तो तब एनडीए में सहयोगी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा 5 मंत्री मिले थे। डिटेल में बात करूं तो 2014 में बीजेपी को पहली बार 282 सीटों के साथ बहुमत मिला था, जिसमें मंत्री परिषद में 71 मंत्री शामिल हुए थे और सिर्फ 5 पद ही सहयोगी पार्टियों को मिले थे। यही हाल 2019 में देखने को मिला, क्योंकि तब बीजेपी ने रिकॉर्ड 303 सीटें हासिल की थी और मंत्री परिषद में 72 मंत्री शामिल हुए थे। उस समय 2 पद ही सिर्फ एनडीए में जो शामिल सहयोगी पार्टियां थी उनको मिले थे। इन दोनों सिचुएशन से समझ में आता है कि जब बीजेपी को बहुमत के लिए क्रिटिकल पार्टनर्स की जरूरत होती है तो वो मंत्री परिषद में सहयोगियों को 29% तक की हिस्सेदारी देते हैं। वहीं पूर्ण बहुमत होने पर सिर्फ 2 मंत्री पद ही दिया जाता है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 पर ही सिमट गई, यानी बहुमत से 32 सीटें दूर। 272 के आंकड़े को पार करने के लिए सहयोगी की जरूरत है। बीजेपी सबसे बड़े पार्टनर्स के वो साधेगी ऐसे में, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से छिटकने का डर कम हो जाएगा या बार बार डीलिंग नहीं करनी पड़ेगी। एनडीए में बीजेपी के अलावा 4 बड़े पार्टनर्स हैं, टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और एलजेपी। शिवसेना की महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, तो वो केंद्र में ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए गणित के लिहाज से सरकार बनाने के लिए 4 क्रिटिकल पार्टनर्स हैं, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी, जिनका बहुमत मिलाकर बनता है 273। मोदी सरकार पहले कार्यकाल में 71 मंत्री और दूसरे कार्यकाल में 72 मंत्री के साथ थी।
अब हम मान लेते हैं कि मोदी 3.0 कैबिनेट में भी मंत्रियों की संख्या 70 के आसपास होती है, तो इस हिसाब से बीजेपी के 60 मंत्री, टीडीपी के 4 मंत्री, जेडीयू के 3 मंत्री और एलजेपी के 2 मंत्री होने चाहिए। इसके अलावा शिवसेना और बाकी छोटी मोटी पार्टियों को भी 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। यानी मोदी परिषद में सहयोगी दलों को 12 से 15 मंत्री पद होने चाहिए। अब इनमें मंत्रियों की 4 कैटेगरी के मुताबिक नेगोशिएशन होना तय माना जा रहा है। यानी अगर सहयोगियों को कैबिनेट मंत्री ज्यादा मिले तो कुल संख्या कम हो सकती है, और अगर राज्य मंत्री ज्यादा मिले तो कुल संख्या बढ़ सकती है। जैसे अगर टीडीपी को टॉप 4 मंत्रालयों में से एक मंत्री पद या स्पीकर पद मिल गया तो हो सकता है कि उनके मंत्रियों की संख्या कम हो जाए। अब सवाल उठता है कि क्या सहयोगी दलों को मिलने वाले मंत्री पद बीजेपी कोटे से घटेंगे? इसके जवाब में मैं बस इतना ही कहूंगी कि संविधान के आर्टिकल 75 के मुताबिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, उसका 15% यानी कि मोदी परिषद के अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। अगर बीजेपी मंत्रियों की संख्या मैक्सिमम कर भी लेती है तो बीजेपी कोटे को ज्यादा डेंट नहीं लगेगा। अगर मंत्रियों की संख्या 70 के आसपास रहती है तो बीजेपी कोटे के करीब 15 मंत्री घटेंगे। और इतिहास में ये भी रहा है कि सरकारें आमतौर पर मंत्री परिषद की मैक्सिमम लिमिट तक नहीं जाती। अब फाइनल क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए क्लिक इंडिया।